जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस में। मेहरबान सर एक बार फिर से आप सभी के सामने क्लास 10 का फिजिक्स का पार्ट 2 लेकर एकदम प्रेजेंट हो चुका हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को पार्ट 2 भी बहुत ही बेहतर होने वाला लगने वाला है, क्योंकि आप सभी ने पार्ट 1 में इतना सारा रिस्पॉन्स दिया, इतना सारा प्यार किया कि मुझे यह एहसास हो गया कल का वीडियो में कि आप सभी को शायद जो है ना मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे बड़ा बात क्या है कि आप सभी ने कमेंट्स इतना अच्छा कर रहा था कि क्या बताया यार, बहुत मज़ा आ गया। तो आइए इसी जुनून के साथ जो है ना पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और देखते हैं आज क्या मज़ा आने वाला है। तो अगर आप सभी चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अगर अच्छा आ जाएगा पहले वीडियो को देख लीजिए पूरा, ठीक है ना। अगर आप सभी को समझ में आ जाएगा कि मेरा भाषा क्या, मेरा लैंग्वेज क्या है, मेरा बोलने का तरीका क्या है, ऐसे उतना अच्छा नहीं बोल पाते लेकिन फिर भी जहाँ तक होता है हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये क्लास को शुरू। तो हम लोग कल प्रकाश के बारे में सीख चुके थे, यानी कि प्रकाश क्या है, ठीक है ना। अब प्रकाश का डायरेक्शन चलेगा क्या होता है, निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, उसके बाद तारपीन का तेल जो होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, आपका जल यानी कि वाटर यानी कि पानी जिसको कहते हैं उससे प्रकाश की चाल क्या होती है, सभी हम लोग पार्ट 1 में सीख चुके थे। यह मेरा पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे है तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स बोलते हैं, प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ देख लीजिए। अगर वहाँ नहीं मिलेगा, आप नहीं खोज पाते तो इस वीडियो जो देख रहे हैं वीडियो ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा। फिजिक्स का पार्ट 2 यानी प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 2 है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग जो है ना पार्ट 1 में बहुत सारा चीज़ सीख चुके थे, ठीक है ना। पार्ट 1 बहुत ही अच्छा था और आप सभी ने बहुत सारा प्यार भी किया था। तो चलिए, तो एक बार बता दूँ आप सभी को कि जब भी फिजिक्स आपको पढ़ना है बिल्कुल आराम से पढ़ना है, बिल्कुल समझ के एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। रटने से मज़ा नहीं आने वाला। याद तो खैर करना पड़ता ही, ऐसा नहीं हम बोलते याद नहीं करना पड़ता है। देखिए हम यह क्या बना रहे हैं सभी लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम यह चीज़ क्या बनाए थे। ऐसा को हम बता ही देंगे अभी। देखिए जब यहाँ बटन दबेंगे ना, ये देखिए प्रकाश किरणें यहाँ से निकलेगी, यानी कि टॉर्च बाजी, टॉर्च है ना, ऐसे निकलती है। अंधार में जाते हैं ना तो हम लोग बांटते हैं। अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया तो सब भूलिए गया है। तो फिर भी जो है ना उसमें फोक्स जो निकलता है ना, लाइट इसी तरह से निकलता है। तो देखिए ये आपका जो प्रकाश जो चलती है ना, प्रकाश हमेशा एक समूह बना के चलती है। प्रकाश किरण जो होता है, किरण का जो पुंज होता है ना, एक समूह अपना पार्टनर बना के चलता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यह प्रकाश जो है ना हमेशा एक समूह बना के गमन करती है। गमन मतलब होता है चलना, है ना। तो प्रकाश जो है ना, तो प्रकाश के इस समूह को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश के इस समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, या इसको आप किरण पुंज भी कह सकते हैं। यानी कि बोलेंगे क्या, प्रकाश हमेशा समूहों में गमन करती है। प्रकाश किरणों के ऐसे समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी आपका यहाँ से एक डिफिनेशन निकलेगा कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज जो भी बोल सकता आप। चलिए आपका किताब में किरण पुंज लिखा हुआ है, किरण पुंज। देखिए किरण मतलब हो गया आपका किरण, पुंज का मतलब होता है समूह होता है। पुंज का मतलब क्या होता है, समूह। तो क्या बोलेंगे, प्रकाश हमेशा समूहों में गमन करती है। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि प्रकाश हमेशा, देखिए एक समूह में चल रहा है ना जी, समूह में मतलब अपना पार्टनर बनाकर समूह में चल रहा है ना, तो प्रकाश हमेशा समूहों में गमन करती है, ठीक है ना। तो प्रकाश किरणों के ऐसे समूह को, है ना, ऐसे समूह को प्रकाश पुंज, या इसको आप किरण पुंज भी बोल सकते हैं, है ना। प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आप प्रकाश पुंज क्या होता है। तो प्रकाश हमेशा एक समूहों में गमन करती है और प्रकाश किरणों के ऐसे ही समूह को हम लोग क्या कहते हैं,
प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी प्रकाश का समूह कहते हैं। मैंने क्या लिखा देखिए ध्यान से, आप इतना भी लिख देंगे ना, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, फिर भी आपका एकदम आंसर सही हो जाएगा प्रकाश पुंज का परिभाषा। लेकिन थोड़ा यह भाषा लिखेंगे ना, बिल्कुल आपका यह फिगर पे सुटेबल हो जाता है, आप किसी को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, टीचर है तो खैर आप तो खैर समझदार तो है ही, ऐसा नहीं बोलते कि हम आपसे अधिक जानते हैं, लेकिन जो मेरा एक समझने का तरीका है, एक बोलने का तरीका है, तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और कोई बात नहीं ऐसा कभी हम नहीं सोचते कि अधिक जानते, कोई ऐसा कोई बात नहीं है। तो हमने क्या कहा कि प्रकाश हमेशा समूहों में गमन करती है, जो प्रकाश है हमेशा समूहों में गमन करती है, तो ऐसे ही प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका यह प्रकाश पुंज जो है ना, देखिए यह, चलिए यह प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होता है? देखिए आपका प्रकाश पुंज जो है यह 3 तरह का होता है। कौन कौन? एक आपका होता है अपसारी किरण पुंज। क्या होता है? अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या आपका होता है? समांतर किरण पुंज। तीसरा क्या होता है आपका? तीसरा होता है आपका अभिसारी। क्या होता है जी? अभिसारी किरण पुंज। तो ये आपका प्रकाश पुंज जो है ना 3 तरह का होता है। अब हम लोग जो है ना बारी बारी से तीनों का डिफिनेशन जानेंगे। बहुत ही सरल डिफिनेशन है, मैं जो भी आपको मैं पढ़ाता हूँ, जो भी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये आपका एक भी किताबी भाषा नहीं है, ठीक है ना। यह सब मेरा गुरुजी का देन है, ठीक है ना। अगर आप मनहर से बिलोंग्स करते होंगे तो मुकेश चौरसिया को जानते होंगे, मेरे परम गुरुजी हैं। और हमारा ये जो है ना, जो हमें चलने के लिए सिखाया, वो जो हमारे कुंदन सर है, जो अभी कटिहार में उनका कोचिंग है, ठीक है ना। और द की ऑफ मैथमेटिक्स से उसका क्लास चलता है। तो चलिए, तो मैंने कहा कि प्रकाश पुंज जो है ना 3 प्रकार की होती है। याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अपसारी प्रकाश पुंज यानी अपसारी किरण पुंज बोल सकते हैं। दूसरा क्या होता है आपका? समांतर किरण पुंज। और तीसरा क्या होगा आपका? अभिसारी किरण पुंज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते। तो हमारा था प्रकाश पुंज 3 तरह का, है ना। तो हमारा पहला क्या था? अपसारी प्रकाश पुंज। मैंने क्या कहा आपको कि प्रकाश पुंज बोलिए या फिर किरण पुंज बोलिए। चलिए, यह हमारा क्या है? प्रकाश पुंज। तो देखिए, सॉरी, अपसारी प्रकाश पुंज है, प्रकाश पुंज नहीं है, अपसारी प्रकाश पुंज है। देखिए, अपसारी माना होता है आपका फैलना। क्या होता है जी? फैलना होता है। फैलना मतलब छिड़ियाना होता है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश, अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है कि वैसे प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश किरणें किसी बिंदु से फैलती हुई महसूस होती है, मतलब छिड़ियाती हुई महसूस होती है। जैसे देखिए बता दूं कि मान लिया कोई बिंदु स्रोत है, यहाँ से प्रकाश किरणें इस तरह से एकदम फैलती हुई महसूस होती है। आपको पहले इसलिए हम फिगर बता देते हैं, कितने लोग क्या करते हैं, या फिर ऐसे हम भी ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, तो पहले परिभाषा लिख देते हैं, बाद में आपको जो है ना फिगर समझाते हैं स्टूडेंट को। लेकिन मैं सोचा कि पहले फिगर को समझा दें, उसके बाद परिभाषा लिखे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए, तो क्या लिखेंगे? देखिए, परिभाषा आप जो है ना फिगर से निकाल सकते हो। वैसे प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश किरणें किसी बिंदु से या किसी एक बिंदु से फैलती हुई महसूस होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसका परिभाषा? वैसे प्रकाश पुंज, वैसे प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश किरणें, ठीक है, किसी बिंदु से अपसरित, क्या लिखे? अपसरित यानी कि फैलती हुई महसूस होती है ना, उसे अपसारी
प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, देखिए राइटिंग सही नहीं बैठता, ठीक है ना, राइटिंग में मत जाइएगा बस जो हम लिखते समझाते उसी पे जाइएगा, ठीक है। राइटिंग पे ऐसा नहीं बोले सर राइटिंग ठीक नहीं बैठता है, फिर भी काम चलाने अलग हो जाता है राइटिंग। तो देखिए मैंने क्या कहा कि वैसे प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश किरणें किसी बिंदु से, यार मान लीजिए कोई यहाँ पे प्रकाश स्रोत आपका बिंदु कोई मान लीजिए ये है, कुछ भी मान लीजिए वो मान लीजिए, तो प्रकाश किरणें किसी बिंदु से अपसृत, अपसृत का मतलब होता है फैलना, अपसृत होती हुई यानी कि मतलब फैलती हुई महसूस होती है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। या फिगर आप नीचे बना लीजिएगा या ऊपर भी है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अगला कौन सा था हमारा, अगला था हमारा नंबर 2 समांतर, है ना था जी, समांतर प्रकाश पुंज। चलिए इसको हटाना पड़ेगा ना, समांतर प्रकाश पुंज था। तो देखिए समांतर क्या होता है, ये देखिए समझिएगा ध्यान से। तो देखिए समांतर का मतलब होता है कि कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगा, बिल्कुल समांतर जाएगा। तो क्या इसका परिभाषा क्या होना चाहिए, इसका परिभाषा होना चाहिए कि वैसे प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर गुजरती है, यानी समांतर चलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे इसका परिभाषा कि वैसे प्रकाश पुंज, वैसे प्रकाश पुंज, ठीक है, जिनमें प्रकाश किरणें, ठीक है ना, एक दूसरे के समांतर गुजरती है। देखिए समांतर गुजर रहा है ना एक दूसरे का, यह इसके समांतर है या इसके, मतलब एक दूसरे के क्या यह समांतर है। तो मैंने क्या लिखा कि वैसे प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश की किरणें जो है एक दूसरे के समांतर गुजरती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, है ना। बस हो गया, बाकी बात या फिगर आप नीचे लिखे या ऊपर लिखे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ही अच्छा होता है, लेकिन आपको हम समझाने के लिए जो है ना पहले इसको समझा देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको यह याद है हम लिख दिए बाद में इसको फिर बनाते, ऐसा नहीं, पहले आपको फिगर के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं कि इसका परिभाषा कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, समांतर का मतलब क्या हुआ, समांतर हो गया, ये देखिए एक दूसरे का समांतर है, कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो मैंने क्या कहा कि वैसे प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर गुजरती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे, अब समांतर के बाद क्या था हमारा, अभिसारी था ना। चलिए मुझे विश्वास है कि आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगर समझ में अगर आ रहा होगा तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और सब्सक्राइब तो जरूर कर ही दीजिएगा, अच्छा रहेगा, ताकि इस तरह का कोई वीडियो मिलेगा ना दोबारा। चलिए तो क्या था हमारा, अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज। देखिए मैंने क्या कहा, आपको पहले ही कहा दिया कि मेरा राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है ना, राइटिंग बैठाएंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अभिसारी, अभिसारी मतलब होता है एक जगह पे मिलना, क्या होता है, मिलना। देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए प्रकाश किरणें यहाँ आ गई, फिर यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, है ना, मतलब अनंत से कहीं आ रही है और आकर जो है किसी एक बिंदु पर क्या कर रही है, मिल रही है, यानी कि अभिसरित हो रही है। तो इसका परिभाषा क्या होगा कि वैसे प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई अर्थात अभिसरित होती हुई महसूस होती है। अभिसारी मतलब होता है किसी एक बिंदु पर मिलना होता है, यानी जमा होना होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, वैसे प्रकाश पुंज या किरण पुंज, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी समझ गए होंगे कि सर प्रकाश पुंज किरण पुंज वही चीज होता है ना। तो वैसे प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश किरणें किसी
बिंदु पर अभिसरित यानी कि मिलती हुई महसूस होती है ना, उसे क्या कहेंगे जी, उसे कहेंगे वही अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा कि वैसे प्रकाश पुंज, ठीक है ना, जिनमें प्रकाश की किरणें जो है किसी बिंदु पर, देखिए किसी एक बिंदु पर, ये डायरेक्शन को समझिए, इस डायरेक्शन को, मतलब कहीं से आकर जो ना एक जगह क्या होगा, मिलेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोले, अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। मुझे विश्वास है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश पुंज 3 तरह के होती है। एक था आपका अपसारी प्रकाश पुंज, दूसरा था आपका अभिसारी, तीसरा था आपका समांतर, ठीक है ना, ये आपका 3 गो था। चलिए तब आज से चलिए अब आगे पॉइंट हमारा क्या होने वाला है, प्रकाश पढ़ रहे ना। तो देखिए संसार में कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो कि प्रकाश उत्पन्न करती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है ना। जैसे ये हमारा हाथ में क्या मार्कर है, कलम है ना, यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं या फिर अदीप्त कहते हैं। तो हमारा जो है ना प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर, ठीक है ना, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती है। कौन कौन, एक आपका होता है प्रदीप्त, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दीप्त वस्तुएं। कौन वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं। चलिए इसका परिभाषा जानते हुए हम लोग चलेंगे। तो प्रदीप्त यानी कि दीप्त वस्तु, देखिए दीप्त का मतलब होता है जलना, क्या होता है, दीप्त मतलब जलना होता है। तो देखिए, तो हमने क्या कहा कि प्रकाश के उत्सर्जन मतलब प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुओं के आधार पर जो है ना पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक आपका जो है ना प्रदीप्त पदार्थ, एक आपका अप्रदीप्त पदार्थ। तो प्रदीप्त क्या होता है कि वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठीक है, वैसे पदार्थ जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। और दूसरा क्या होता है आपका, वह आपका होता है अप्रदीप्त पदार्थ, यानी कि ऐसे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो पहले जानते हैं हम लोग किसके बारे में, प्रदीप्त पदार्थ। आप सभी समझ गए होंगे परिभाषा क्या होने वाला जी, वैसे पदार्थ। देखिए जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, आप अगर इस टाइप से पूरा फिजिक्स को सब दिन पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका जो भी दुनिया में बुक हो जाएगा, दुनिया में नहीं मतलब 10 क्लास में दुनिया का जो भी बुक हो जाएगा, उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर छूटेगा ना तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका आंसर हम कर देंगे, ठीक है। लेकिन 99.9% जो है ना आपका फिजिक्स का डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चाहे आपका न्यूमेरिकल हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, कुछ भी हो, सब क्लियर हो जाएगा। आपको हम सब पढ़ाने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, खाली पढ़ते रहिए। तो वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित, क्या है, प्रदीप्त है ना, प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठीक है। वैसे पदार्थ जो कि प्रकाश को उत्पन्न करेगी, उत्सर्जित करेगी, उससे हम लोग क्या कहेंगे जी, उससे बोलेंगे प्रदीप्त पदार्थ। पदार्थ बोले या फिर वस्तु बोले, वस्तु पदार्थ आपका होता है ना, नाउन होता है। तो वैसे पदार्थ जो कि प्रकाश को क्या करती है, उत्सर्जित करती है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे बताइए तो कौन कौन ऐसा चीज है जो कि प्रकाश उत्सर्जित करती है। आपका सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करती है, आपका तारा, आपका जो जुगनू है ना, आपका दिया, आपका हो जाएगा दीपक, आपका हो जाएगा मोमबत्ती है ना, आपका हो जाएगा लालटेन। ये सभी क्या है, प्रकाश को उत्पन्न करती है। अब किसी का दिमाग में चलता होगा कि सर चंद्रमा, नहीं, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वो आपका प्रदीप्त पदार्थ नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन में आ जाए कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ प्रदीप्त नहीं है, तो आपको उसमें चंद्रमा जरूर देगा, ठीक है ना। आपका चंद्रमा जो है ना प्रदीप्त पदार्थ नहीं है, इत्यादि कर दीजिए, आदि। तो दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा आपका होता है अप्रदीप्त या फिर अदीप्त पदार्थ। तो देखिए
यहाँ पे क्या था, प्रदीप्त। प्रदीप्त का मतलब होता है कि दीप्तमान वस्तु, यानी ऐसे वस्तुएं जो कि प्रकाश को उत्पन्न करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब यहाँ आपका क्या है कि अप्रदीप्त। अ का मतलब होता है नहीं, क्या होता है, अ का मतलब नहीं। प्रदीप्त का मतलब होता है प्रकाश उत्पन्न करना, यानी कि ऐसे वस्तुएं, मतलब ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, है ना। चलिए क्या लिखेंगे, वैसे वस्तुएं, या बोलेंगे वैसे पदार्थ, जो यहाँ पे लिखे वैसे लिखे, वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया हो आप सभी को कि जो प्रकाश उत्पन्न करेगी, जो प्रकाश उत्सर्जित करेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रदीप्त पदार्थ कहेंगे, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, प्रदीप्त या बोलेंगे दीप्त पदार्थ। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त कहेंगे। जैसे बताइए कौन कौन जो है ना आपका जो है ना प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। आपका जो है ना पहला चंद्रमा लिखिए, एकदम बिल्कुल चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, सब कोई जानता है, वह सूर्य के प्रकाश में चमकता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या होता है, टेबुल कुर्सी लिखे ना, ये सब प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। टेबुल कुर्सी कलम, है ना, आदि कर दीजिए, बस समझ में आ गया ना, काफी है। हाँ देखिए, क्वेश्चन तो हमें ये नहीं कहते क्वेश्चन को याद नहीं करना है, क्वेश्चन को याद तो करना ही है, बट अगर आप क्वेश्चन का माने, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है, प्रश्न का मतलब अगर आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को याद भी कीजिएगा ना, तो मजा आ जाएगा याद करने में, ठीक है ना। इसलिए हर एक चीज़ को समझ के पढ़ा कीजिए, चाहे आप मैथ पढ़िए या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी पढ़िए, आपको हम केमिस्ट्री भी पढ़ाने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री पढ़िएगा ना तो मज़ा आ जाएगा, एकदम नींद आ जाएगा पढ़ने में केमिस्ट्री। तो ये मेरा अभी फिजिक्स चल रहा है, पहले फिजिक्स को चलने दीजिए, ठीक है। तो चलिए चले गए, आ रहा है मजा ना, तो मज़ा आ रहा है सभी को, जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, शेयर कीजिएगा, ताकि उन बच्चों तक, उन दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा जिसको इसकी आवश्यकता है, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। इतना स्पीड में खींच देंगे ना आपका फिजिक्स, आप जो है ना अपना कोचिंग से आगे रहिएगा और मज़ा आने वाला है। बस 10 दिन वेट कीजिए, 10 दिन में जो है ना बहुत खींच देंगे। तो चलिए देखिए, आपका जो है ना प्रकाश किरणें जो है ना कुछ पदार्थों को पार कर जाती है और कुछ पदार्थों को थोड़ा थोड़ा पार कर पाती है और कुछ पदार्थों को जो है ना पार कर ही नहीं पाती है। यानी कि जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु को पार कर जाती है उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। अपवर्तन का नियम क्या होता है भी आपको बताएंगे अगले चैप्टर में। और जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकरा कर लौट जाती है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के आधार पर जो है ना वस्तुओं को फिर 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, प्रकाश किरणों के अपवर्तन, प्रकाश किरणों के अपवर्तन के आधार पर पदार्थ को तीन वर्गों में बांटा गया है। तो वह 3 वर्ग कौन कौन सा है, अगर आपसे पहले पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। एक होता आपका पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी, तीसरा होता है आपका पारभासी। तो पारदर्शी क्या होता है, देखिए नाम ही इसका पार मतलब आर पार, दर्शी मतलब देखना, यानी कि ऐसे पदार्थ जो प्रकाश, यानी कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश किरणें आर पार हो जाती है, एकदम सीधा ई पार से ऊपर दिखाई पड़ेगा। जैसे आपका कांच में दिखेगा ना आर पार दिखाई पड़ेगा, है ना। तो बोलेंगे वैसे पदार्थ जिन्हें प्रकाश किरणें आसानी से आर पार कर पाती है या फिर आर पार जा पाती है, इस पार से ऊपर जा पाती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। तो क्या बोलेंगे, वैसे पदार्थ
वैसे पदार्थ जिन्हें प्रकाश किरणें एकदम आसानी से, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं, आसानी से पार कर पाती है, या बोल सकते हैं पार कर जाती है ना। तो वैसे पदार्थ जिन्हें प्रकाश किरणें बिल्कुल आसानी से पार कर जाती है ना, उसे क्या बोलेंगे? उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या अमित, एक मिनट रुक जाइए से लोग। तो चलिए, तो मैंने क्या लिखा कि वैसे पदार्थ जिन्हें, मतलब जिस पदार्थ को प्रकाश किरणें बिल्कुल आसानी से पार कर जाती है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जैसे नहीं, फिजिक्स का है, ठीक है। तो वैसे पदार्थ जिनको प्रकाश किरणें आसानी से पार कर जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी। बताइए किसको किसको प्रकाश किरणें पार कर पाती है? आपका हो जाएगा हवा, है ना, हवा में प्रकाश किरणें आराम से आर पार हो जाती है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? साफ पानी, साफ जल, गंदा जल नहीं, बिल्कुल स्वच्छ एकदम साफ जल। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? हवा हो गया। और क्या क्या हो सकता है? सोचिए, साफ जल हो गया आपका, क्या होगा? प्लास्टिक ना हो जाएगा, प्लास्टिक। देखिए आधा सौ है प्लास्टिक। कौन प्लास्टिक? वो पतला वाला आता है ना, मुड़ी रखने वाला प्लास्टिक, उसको। और कांच इत्यादि, ठीक है ना। कौन कांच? घिसा हुआ नहीं, बिल्कुल अच्छा कांच, ठीक है ना। देखिए ध्यान से परिभाषा समझिए पहले। पारदर्शी पदार्थ, तो पारदर्शी क्या होता है कि वैसे पदार्थ जिसको प्रकाश किरणें आसानी से आर पार कर जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका हो गया हवा, हवा में प्रकाश किरणें पार हो जाती है। साफ जल मतलब साफ पानी हो गया। उसके बाद प्लास्टिक हो जाएगा, कांच हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होता है? आपका होता है नंबर 2 में पारदर्शी। तो ये क्या है आपका नाम? आपका होगा आपका अपारदर्शी, जो यार पारदर्शी पदार्थ। देखिए ध्यान से क्या है? अपारदर्शी, अ मतलब होता है नहीं, पारदर्शी मतलब होता है पार करना, यानी कि ऐसे पदार्थ जिसको कि प्रकाश किरणें पार कर ही नहीं पाती। जैसे देखिए बोर्ड है, यहाँ से टॉर्च बाढ़ेंगे तो क्या पार होगा? कभी नहीं हो सकता है। तो ये हमारा बोर्ड क्या हो जाएगा? आपका अपारदर्शी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे परिभाषा इसका? कि वैसे पदार्थ जिन्हें प्रकाश किरणें पार नहीं कर पाती है, उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है एकदम। पढ़ाई को एंजॉय में लीजिए, एकदम मस्ती में लीजिए, समझ के, बहुत ही मजा आने वाला है। तो बताइए तो क्या क्या हो सकता है? अब कोई बार फिर से बता देते हैं, मेरा राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है ना। बोर्ड में लिखते हैं ना, राइटिंग गड़बड़ होना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। राइटिंग बैठाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो अपारदर्शी, तो वैसे पदार्थ जिन्हें प्रकाश किरणें, यानी कि जिस पदार्थ को प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत भी नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो बताइए कौन कौन पदार्थ है जो कि किसको की प्रकाश किरणें पार नहीं कर पाती? आप बात देखिए ना, ये लीजिए सीधा सीधी बोर्ड, क्या बोर्ड को पार कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। आपका हो जाएगा, लीजिए टेबल सामने है मेरा, टेबल लीजिए, कुर्सी लीजिए, ये सभी क्या हमारा अपारदर्शी पदार्थ है। कि कूट का मोटा गत्ता लीजिए, गत्ता समझते हैं, कूट का गत्ता इत्यादि कर दीजिए, इसे भी हमारा क्या अपारदर्शी पदार्थ है। चलिए अब हमारा अपारदर्शी हो गया ना, अब क्या होता है? पारभासी होगा। चलिए एगो लिख ही लेते हैं आराम से। चलिए नंबर 3 में क्या होगा आपका? पारभासी, पारभासी पदार्थ। देखिए पारभासी का मतलब क्या होता है, सुनिए ध्यान से।
पारभासी। पारभासी मतलब होता है कि वैसे पदार्थ, ठीक है, न वस्तु न प्रकाश को ज्यादा पार करने देगा न ही कम, यानी कि नहीं ज्यादा नहीं साफे कम, यानी कि वह जो ना थोड़ा थोड़ा पार कर दे। अंशतः, अंशतः मतलब होता है थोड़ा थोड़ा। से मान लीजिए कोई कागज है उसमें तेल लगा हुआ है, ठीक है, तेल लगा हुआ, इधर से टॉर्च मारेंगे ना तो प्रकाश का जो रोशनी किरण है ना वो पूरा पार नहीं होगा, बहुत धुंधला ऐसा पार होगा। जैसे कुआसा है, कुआसा में प्रकाश किरणें क्या होती है, पूरा पूरा पार नहीं होता, धुंधला होता है। जैसे कि धुआं है, धुआं में प्रकाश किरणें पूरा पूरा पार नहीं, तो धुंधला मतलब थोड़ा थोड़ा पार होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिन्हें प्रकाश किरणें, ठीक है ना, अंशतः, अंशतः मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, क्या होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है। अंशतः मतलब क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा, अंशतः पार कर पाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। वैसे पदार्थ जिनको प्रकाश किरणें जो है ना बिल्कुल अंश रूप में, अंश मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे देखिए आपका, जैसे लिखिए तेल लगा कागज, तेल लगा हुआ कागज, इसमें टॉर्च मारिएगा ना, इसका प्रकाश किरणें जो पार होगी ना इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा पार होगा, ज्यादा पार नहीं हो पाता है। जैसे आपका धुआं हो गया, धुआं में प्रकाश किरणें जो ना थोड़ा थोड़ा पार होती है। आपका कुहासा हो जाएगा, कुहासा, आपका रक्त हो जाएगा, रक्त मतलब होता है ब्लड यानी खून, रक्त में टॉर्च मारिएगा ना वह थोड़ा थोड़ा पार होगा। आपका जो है ना मिल्क हो जाएगा यानी कि दूध आदि, ठीक है ना। तो क्या लिखे पारभासी का, तो वैसे पदार्थ, ठीक है ना, वैसे पदार्थ जिनको प्रकाश किरणें जो है ना अंश रूप में पार करते, मतलब थोड़ा थोड़ा पार करते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। चलिए आई होप आपको सभी, आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थ क्या होगा, क्या हो गया। यहाँ से हमारा प्रकाश के बारे में तो लगभग बहुत चीज खत्म हो चुका है। अब चलते हम लोग किस पर चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन पर, जो कि हमारा टॉपिक है परावर्तन। अभी हम लोग प्रकाश के बारे में जान रहे हैं, अब क्या जानने वाले, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अब तो मजा आने वाला है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, तो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए प्रकाश मतलब हुआ आपका प्रकाश रोशनी हो गया, परावर्तन का मतलब होता है लौटना। क्या होता है, लौटना। जब प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वह क्या होती है, लौट जाती है। तो जो लौटती है ना, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, अपना भाषा एकदम अपना भाषा में लिखना है, कोई किताबी भाषा नहीं। क्या लिखेंगे, छुटका परिभाषा है, प्रकाश किरणों का, प्रकाश किरणों का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को, ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए क्या लिखे, तब आराम से देखिएगा। प्रकाश किरणों का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमारे लिए दर्पण, समतल दर्पण है, आईना समझते हैं ना। यहाँ पे प्रकाश किरणें आई इधर से और इस पर टकरा गया, इधर लौट गया। तो ये जो टकरा के जो लौटा है ना, तो इसी घटना का नाम है हमारा प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश परा और लौट गया तो प्रकाश का परावर्तन हुआ, ठीक है ना। अब इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिख ही देते हैं आपको, क्या बोलेंगे, दूसरा लिखेंगे, क्या दूसरे शब्दों में परिभाषा हमारा होगा, दूसरे शब्दों में, जब प्रकाश किरणें
किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस दोनों की परिभाषा तो सेम ही है, ठीक है ना। कल कोई लंबा होगा, कोई थोड़ा छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों का अर्थ तो यही है, एक ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखे, प्रकाश किरणों का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या आप ये भी हो सकते हैं कि प्रकाश किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ पे क्या लिखे, जब प्रकाश किरणें, ठीक है ना, किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश किरणें आई है और टकराने के बाद वापस क्या हो गया है, लौट गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम जानते हैं हम लोग। प्रकाश के परावर्तन का नियम, देखिए प्रकाश के परावर्तन के जो है ना दो नियम होते हैं। प्रकाश जो लौटती है ना वो दो तरीके से लौटती है, उसका नियम दो को है। तो क्या लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो प्रमुख नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन संबंधी जो है ना प्रमुख नियम दो गो है, ठीक है। पहला कौन है, देखिए पहला आपका है, देखिए आपको हम फिगर से समझा रहे हैं। चलिए यहाँ बनाते हैं फिगर ताकि दोबारा हमको मिटाना नहीं पड़े। यह आपका क्या समतल दर्पण है। प्रकाश किरणें जब यहाँ पड़ती है तो पड़ने के बाद वापस क्या होती है, लौट जाती है, ठीक है। और बीच में क्या आपका होता है, अभिलंब होता है। अभिलंब यानी कि वह जो ना सीधा आएगा वह सीधे लौट जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आने वाली किरण है ना, इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। आपतित किरण, किरण लौटती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ये हमारा क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है। तो देखिए इसका और यहाँ बीच में जो कोण बनता है इसका नाम है आपतन कोण, इसका नाम है परावर्तन कोण। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है। यह पहला नियम आपका होता है। तो क्या लिखेंगे, आपतित किरण, ठीक है। उसके बाद क्या है, लौटा है तो परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब है तीनों एक ही तल में क्या है, स्थित है। यह आपका पहला नियम हुआ। दूसरा क्या होता है, तो देखिए आपका जितना एंगल से यह किरण आती है उतने एंगल बना के लौट जाती है, यानी कि आपका आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यह आपका दूसरा नियम हुआ। लिख सकते हैं अर्थात
I बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा आपका। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा आपका, बराबर हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रकाश के परावर्तन के संबंधी क्या होगा, 2 नियम हो गया। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर सभी को वीडियो को अच्छा लगता है तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप सभी से एक निवेदन है, एक विनती है कि अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि जो है ना कि अधिक से अधिक लोगों तक मेरा वीडियो पहुँच सके और उन सभी को जो है ना मेरा वीडियो मिले और वे सभी जो है ना हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।